हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12th का चैप्टर नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो नेशनल इनकम को समझने के लिए, इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम को समझने के लिए आज हम स्टार्टिंग करते हैं और हम मीनिंग देखेंगे आज डोमेस्टिक टेरिटरी का और नॉर्मल रेजिडेंट का। जब हमें ये दो मीनिंग क्लियर हो जाएंगे तो आफ्टर दैट हमें जो है नेशनल इनकम का मीनिंग भी समझ आने लग जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है एक इकोनॉमी की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, नॉर्मली देखकर क्या लग रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं। इंडिया के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, जो इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी है उसकी बात हो रही है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो एक वाइडर कंसेप्ट है और इसे हम एक वाइडर सेंस में देखते हैं। मीन्स कि इसमें सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स नहीं आ रहे, इसमें और कुछ और चीजें होती हैं जिसे हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसे समझने के लिए सपोज अगर हम बात करें कि अभी हमारा एरिया हो गया इंडिया का, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर इंडिया के अंदर कहीं पे भी इजीली फ्री मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और लोगों का, कैपिटल का, तो वो चीज क्या है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, घरेलू सीमा है। कि हाँ, इंडिया कैसे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इन द सेंस कि जो इंडिया की जो टोटल स्टेट्स हैं जो इसमें आ रही हैं, स्टेट्स हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई, तो ये हमारा क्या है, ये पूरा जो एरिया होगा वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है। तो ये तो है ही है डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन और हम इसे कैसे देख सकते हैं और क्या इसमें चीजें इंक्लूड होती है वो अब हमें समझनी होंगी। तो देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी है और फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। और विद इन जहां पे क्या हो रहा है, पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जहां पे जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, जहां पे उसका कंट्रोल हो जाए, जहां पे वो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन जिस एरिया के लिए क्रिएट कर पा रही है, वो चीजें क्या होंगी, वो चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएंगी। तो अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट रहेंगे, क्या क्या चीजें और जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में आ सकती है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा। मीन्स इंडिया तो आ ही रहा है, इंडिया की जो स्टेट्स है वो तो इंक्लूड हो ही रही है, इसके अलावा क्या आ सकता है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आएगा ही आएगा, इंक्लूडिंग सी वाटर्स। जो सी वाटर्स है, जैसे कि अब इंडिया का जो ये फ्रंटियर है, जो ये बाउंड्री रहेगी, सीमा रहेगी, इसके बाहर जो वाटर्स वगैरह होंगे, इससे जैसे ओशियन हो गया, तो वो भी क्या है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक पार्ट रहेगा जो सी वाटर्स है। और फिर इसमें हमें क्या है कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस हमें ये समझना है कि हाँ, इंडिया के आसपास जो सी वाटर्स है, इंडिया की बाउंड्री की तरफ इसके साथ जो लग रहा है पानी, वो इसमें इंक्लूड हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। फिर और क्या पॉइंट हो सकता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री। शिप्स हो गए और एयरक्राफ्ट्स हो गए, और इसकी जो ऑनरशिप है और इसका जो ऑपरेशन है वो इंडिया से हो रहा है, तो वो किसका पार्ट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का। कहने का मतलब क्या है कि सपोज एग्जांपल के लिए, अब जैसे जापान है, ठीक है, जापान है और वहां पे क्या हो रहा है कि इंडियन जो शिप्स हैं, जैसे कि अब इंडिया का एक शिप, ये जो शिप है ये इंडियन शिप है, अगर इंडियन शिप जापान में चल रहा है, जापान के जो टेरिटोरियल वाटर में चल रहा है, तो क्योंकि ये शिप किसकी ऑनरशिप में है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, इंडिया से है, ये शिप जापान में चल रहा है, जापान में, लेकिन अब क्योंकि ये ऑनरशिप इस पे किसकी है, इंडिया की, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। और हम देख सकते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट्स हो गए, जैसे इंडियन जो एयरलाइंस हैं, इंडियन जो एयरक्राफ्ट्स है, अगर वो जो है
उनका मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द कंट्रीज लाइक रशिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। तो क्योंकि एयरक्राफ्ट की ऑनरशिप तो इंडिया के पास है, ऑपरेशन इंडिया कर रहा है, तो वो भी पोर्शन, वो भी कहाँ इंक्लूड होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। फिर इसके बाद इसमें और क्या आ गया, एक तो ये बी पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गए, फिशिंग वेसल्स हो गए लाइक फिशिंग बोट्स हो गई। अब फिशिंग बोट, जैसे कि अब फिशिंग बोट जो है वो चल रही है यूएसए में, जापान में चल रही है, तो उस पर ऑनरशिप किसकी है, ऑनरशिप इंडिया की है, तो इसीलिए वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। हम एक ब्रॉडर सेंस से देख रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स नहीं ले रहे इंडिया के, इंडिया से बाहर भी, जैसे कि अगर और जो देश है जैसे जापान है, जापान में अगर इंडिया की जो है बोटिंग, ये जो फिशिंग जो है वेसल है जापान में चल रहा है, वहां पे ऑपरेशन हो रहा है, तो वो चीज क्या है, वो किसका पार्ट बनेगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही फिर इसमें नेचुरल गैस रिग्स है, नेचुरल गैस रिग्स मीन्स होते हैं कंटेनर्स, तो नेचुरल गैस के जो कंटेनर्स हैं जो वाटर में रहते हैं, तो अगर इसपे भी अगर क्या हो रहा है कि इसपे इंडिया की ऑनरशिप पे अगर इंडिया से ये नेचुरल गैस रिग्स बिलोंग करते हैं, तो ये किसका पार्ट होंगे, फिर इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। एक और चीज हम समझ लेते हैं, जैसे कि अब सपोज, अब मैंने बोला कि हाँ यहाँ पर फिशिंग वेसल्स अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं, अब वो किसी भी कंट्री में है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। बट अगर हम बोले कि जैसे अब सपोज जापान के फिशिंग वेसल्स हैं, जापान के फिशिंग वेसल्स और वो इंडिया में है, तो वो यहाँ पर है, अब क्योंकि काम हो रहा है इंडिया में, जापान के फिशिंग वेसल्स जो है इंडिया में है, लेकिन क्योंकि है इंडिया में, लेकिन वही बात आ गई कि उसकी ऑनरशिप किसके पास है, जापान के पास, तो इसी वजह से फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे अब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स और एयरक्राफ्ट की बात करें, जैसे कि शिप्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के शिप्स हैं, इंडिया में चल रहे हैं, इंडिया के पोर्ट्स पे आ रहे हैं, तो फिर ये चीजें क्या है कि अब क्योंकि है वो इंडिया में, लेकिन अब ऑनरशिप किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम देखें आगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए जो इंडिया के सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के लिए लाइक जापान जाते हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए जापान में जा रहे हैं, फिर वहां पे क्या होगा कि एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लाइक एक कैंप लगा सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जापानीज भी है, इंडियंस भी है, इंडियन सोल्जर्स हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो समझ क्या आ रहा है कि जो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुई है, जो कैंप लगा, ये लगा जापान में है, और इसमें अभी ट्रेनिंग लेने वाले हैं इंडियन सोल्जर्स, तो इंडिया के सोल्जर्स हैं, और कहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जापान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो ये भी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स है विदेशों में वो स्थित है, वो भी क्या है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, क्योंकि वहां पे इंडियंस वर्किंग है, इंडियन सोल्जर्स हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ही देखें कि सपोज अब यहाँ पे इंडिया में एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लगा, और सपोज ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लगा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, अब ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑस्ट्रेलिया का है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ये काम कहाँ पे हो रहा है, जो ये ट्रेनिंग है सोल्जर्स की वो हो कहाँ, ये इंडिया में हो रही है। तो अब हमें ये देखना है, हो तो ये इंडिया में रहे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो इंडिया के अंदर हुआ है, लेकिन ये किससे बिलोंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, तो इस पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका कंट्रोल होगा, तो फिर ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा। काम इंडिया में हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट यहीं पे है, लेकिन वही बात आ गई ना कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का फिर पार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम इसमें ई वाला जो पॉइंट है, एम्बेसीज। एम्बेसीज का क्या मीनिंग हो जाता है, एम्बेसीज का मतलब है कि जैसे अब कोई भी
जैसे कोई भी फॉरेनर, कोई भी विदेशी इंडिया में आता है, और सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक जापानीज है, वो इंडिया में आया, और फिर अब क्योंकि जापानीज है, उसकी लैंग्वेज अपनी अलग है, फिर यहाँ पे आया तो उससे कुछ जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब वो यहाँ पे किसी को जानता नहीं है जापानीज इंडिया में, तो वो कहाँ पे जाएगा, उसको एक मतलब हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए वो जाएगा जापानीज एम्बेसी में। एम्बेसीज क्या होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, और ये किस टाइप के ऑफिसेस हैं, ये ऑफिसेस अपने जो रेजिडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। लाइक अब क्या है, जापानीज जो है उसको दिक्कत आ गई, जो जापानीज रेजिडेंट है उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में आने के बाद, तो वो हेल्प के लिए किसके पास जाएगा, जापानीज एम्बेसी के पास। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में जापान की एम्बेसी हो सकती है। तो ये एम्बेसीज जो है इनका मेन एम क्या है, अपने जो सिटीजन्स है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो अब जैसे एम्बेसीज है वो कैसे है कि मतलब हर एक कंट्री की, डिफरेंट कंट्रीज में एम्बेसीज हो सकती है। जैसे कि अब इंडिया की ही बात कर लेते हैं, लाइक इंडिया की जो एम्बेसी है वो रशिया में है, या फिर इंडिया की एम्बेसी जापान में है। अब क्या समझ आ रहा है, अगर इंडिया की एम्बेसी जो है वो जापान में है जापान में, लेकिन क्योंकि वो एम्बेसी किसकी है, वो किसकी एम्बेसी है, वो एम्बेसी है जापान, वो एम्बेसी है इंडिया की, तो किससे बिलोंग करिए, इंडिया से, तो इसी वजह से वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया का। कहने का मतलब क्या, मैं बोल सकती हूँ कि सपोज जापान में इंडियन, ये जापान है, इसमें इंडियन एम्बेसी है। अगर इसमें इंडिया की एम्बेसी है जापान में, लेकिन ये किससे बिलोंग कर रही है, ये किसकी ऑनरशिप में है, इंडिया की, तो इसलिए ये इंडियन एम्बेसी है जापान में, और ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, फिर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का इसे पार्ट माना जाएगा। और एम्बेसीज है क्या, ये ऑफिसेस हैं, हर एक कंट्री की, डिफरेंट कंट्रीज में जो है एम्बेसीज होती हैं, ताकि जो कंट्री है अपने जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्प कर सके, उनके लिए होती है। तो ओवरऑल डोमेस्टिक टेरिटरी का हमें क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है कि इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी को हम एक वाइडर टर्म में देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं करें, इंडिया के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, लाइक इंडिया की जो स्टेट्स हैं जहाँ पे आसानी से लोग आ जा सकते हैं, पैसे का आसानी से मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं हो रही, हम यहाँ पे बात करें ब्रॉडर सेंस में, यहाँ पे हम वो सब चीजें कंसीडर कर रहे हैं जहां पर इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। जैसे कि अभी हमने देखा कहाँ कहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, जैसे टेरिटोरियल वाटर्स आ सकता है, शिप्स या एयरक्राफ्ट हो गए, और ऑनरशिप किसकी होगी, इंडिया की। कहीं पे भी ये मूवमेंट कर रहे हो, किसी भी कंट्री में हो, डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी मानी जाएगी, इंडिया की। फिर ऐसे ही फिशिंग वेसल्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, ये भी अगर इंडिया की ऑनरशिप में है तो ये फिर इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। ऐसे ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अब्रॉड में लोकेटेड हैं, लेकिन क्योंकि इसमें अगर इंडिया के सोल्जर्स हैं और वो विदेशों में ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो ये भी किसका पार्ट होगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ऐसे एम्बेसीज का मैंने आपको बताया कि इंडिया की एम्बेसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, तो वो किसकी ऑनरशिप पे है, वो किससे बिलोंग कर रही है, इंडिया से, किसी भी देश में क्यों ना सिचुएटेड हो, लेकिन क्योंकि इंडिया की एम्बेसी है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। फिर वही बात करें, क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब जापान की एम्बेसी जो है वो इंडिया में है, अब जापान की है एम्बेसी, जापान की इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया में है, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में है, बट दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एम्बेसी किसकी है, जापान की, और वो है इंडिया में, लेकिन वो बिलोंग किससे कर रही है, जापान से। तो ये चीजें हमें समझनी होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना जरूरी है ताकि हम समझ पाए डोमेस्टिक इनकम को। तो ये टॉपिक तो हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कंसेप्ट हो गया। अब हम करते हैं ये नॉर्मल रेजिडेंट, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग देख लेते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब बनेगा, कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन कंट्री
और हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। कहने का मतलब क्या है कि हम किस पर्सन को एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे तो उसके लिए दो कंडीशन है। एक तो कि वो पर्सन जो है, या पर्सन हो सकता है या फिर एक इंस्टीट्यूशन या कंपनी की भी यहाँ पे बात हो रही है, तो वो उस कंट्री में जो है नॉर्मली रिसाइड करेंगे, रहेंगे, और जो पीरियड ऑफ स्टे होगा, जो रहने का पीरियड होगा, वो एटलीस्ट 1 ईयर होगा, कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। और जो पर्सन है या कोई इंस्टीट्यूशन है उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी जो है वो भी उसी कंट्री में लाई करेगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मीनिंग होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक पर्सन परफॉर्म करता है, जैसे कंजप्शन करना, प्रोडक्शन करना। कहने का मतलब क्या है, जैसे जो भी चीजें हैं, खाना पीना हो गया, मतलब उसी देश में है, और जो एक्टिविटीज हैं, जो बेसिक काम है वो उसी देश में है हमारे, तो क्या होगा, उसी कंट्री के क्या हो जाएंगे फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे कि अब हम लोग हैं इंडिया में ही, हमारा क्या है, इंडिया में रहते हैं, और उसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो हमारा काम है, जो हमारी स्टडीज है, वो सब चीजें इंडिया में ही है, तो हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। और कैसे देख सकते हैं, जैसे कि अब जैसे इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो ये क्योंकि इंडिया की कंपनीज है तो ये कहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हो गई, इंडिया की। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे है, और फिर ये इंडिया में जो है ऑर्डिनरी रिसाइड भी करती है, 1 साल से ज्यादा के लिए भी है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, नॉर्मल रेजिडेंट। ऐसे ही फिर हम पर्सन्स की बात कर सकते हैं, लाइक जैसे अब हम देख सकते हैं जैसे क्रिकेटर्स हैं। अब जैसे कि हम इसमें बोल सकते हैं कि विराट कोहली है या फिर MS धोनी है, तो वो क्या है, क्योंकि वो इंडिया में ही रिसाइड करते हैं, इंडिया में ही उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो यहीं के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। इसके अलावा जैसे अब एग्जाम्पल के लिए सपोज अब कोई एक पर्सन जैसे अभी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, और अगर वो बाहर जो है किसी काम के पर्पज से या घूमने के पर्पज से गया, तो जैसे कि सपोज अब इंडिया से कोई पर्सन ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जो भी काम था, किसी पर्टिकुलर पर्पज से गए या घूमने के पर्पज से गए, फिर ऑस्ट्रेलिया जाके रहे, तो फिर भी क्या है, जो वो पर्सन है, जो इंडिया का पर्सन ऑस्ट्रेलिया में गया, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का होगा, इंडिया का ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए गए, जैसे वो पर्पस पूरा होगा तो वापस इंडिया में ही आ जाना है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही है, मेन जो एक्टिविटीज है वो इंडिया में ही है, तो वो चीज भी हमें समझनी है कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है, कि हम उन लोगों की बात करें जो एक देश में 1 साल से ज्यादा के लिए रहते हैं, और जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अब हम इसमें देख सकते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं हो सकते। तो नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। फॉरेन टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, जैसे फॉरेनर्स हैं, इंडिया में आते हैं, और पर्पस क्या हो सकता है, जैसे कि या तो घूमने फिरने के लिए आए, या फिर स्टडी के लिए आए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, तो यहाँ पे रह भी रहे हैं, अगर इंडिया में स्टे करते हैं फॉरेनर्स, अगर इंडिया में रहते हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, वो अपनी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया में कोई जापानीज आया, तो फिर उसका मेन पर्पस टूरिस्ट है, मेन पर्पस के यहाँ पे घूमना है, और फिर कुछ घूम फिर के यहाँ से कुछ टाइम में वापस अपनी कंट्री में चले जाना है, तो वो जो जापानीज है वो इंडिया का क्या होगा, इंडिया का नॉन रेजिडेंट होगा, ना कि नॉर्मल रेजिडेंट। ऐसे ही फिर इसमें फॉरेन स्टाफ हो गया, इंडिया में जैसे फॉरेन स्टाफ है, फॉरेनर्स वर्किंग है, तो उनका मेन एम क्या है कि यहाँ पे तो बस वो एक यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो मेन इंटरेस्ट है वो तो अपनी ही कंट्री में लाई करते हैं, अपने ही देश में है, तो वो इंडिया के क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। अपनी कंट्री के ये होंगे रेजिडेंट, जैसे कि अमेरिकन यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या है, काम करके जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो अपनी कंट्री में लेके जाएंगे, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे है, तो वहीं के वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ना कि इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, लाइक इसमें हम बोल सकते हैं WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब ये लोकेटेड, अब इनकी जो है मतलब ब्रांचेस होती हैं
कई जगहों पर होती है, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करेंगी, जहाँ पे इनका मेन हेडक्वार्टर है, जिस कंट्री से ये बिलोंग कर रही है वहीं की क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट होंगी। तो ये जो है एक कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट, जैसे इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट ये नहीं मानी जाएंगी। ऐसे ही फिर एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो फिर वो भी किसका पार्ट होंगे, वो इंडिया के क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट होंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि अब WHO है, WHO है और फिर उसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज वो लोकेटेड है अभी बाहर फॉरेन कंट्री में, और फिर उसका क्या है, वहां पे कोई इंडियन वर्किंग है, तो इंडियन वर्किंग है तो इंडियन है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही होगा, ना कि उस फॉरेन कंट्री का वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो जो एम्प्लॉयज हैं जिस भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं वहीं के क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। ऐसे ही फिर बॉर्डर वर्कर्स हैं, बॉर्डर वर्कर्स में जैसे कि जो वर्कर्स क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे कि नेपाल बॉर्डर का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो नेपाली हैं वो क्या करते हैं, इंडिया में काम करने के पर्पज से आते हैं, लेकिन जो उनका मेन काम वो यहीं पे कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। जो नेपाल के लोग हैं वो नेपाल के ही नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, क्योंकि उनका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो वहीं पे है ना, काम वो यहाँ पे कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी वही बात है कि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनकी जो फैमिली है, जो उनके प्रॉफिट वगैरह, जो सारी एक्टिविटीज, जो उनका मेन फोकस है वो वहीं पे है। इसी वजह से फिर ये भी जो है इंडिया के क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट, इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए किसी भी एक पर्सन को कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि हाँ एक इंडिविजुअल हो सकता है या एक इंस्टीट्यूशन है तो उसे कम से कम एक देश में 1 साल से ज्यादा के लिए रहना होगा, या फिर उसी देश में ही क्या है इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता हो। ये दोनों ही कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी पर्सन या उसी इंस्टीट्यूशन को हम उस पर्टिकुलर कंट्री का क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट वाला टॉपिक हो गया है पूरा। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और आप वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसका जो बचा हुआ भी पोर्शन है, रिमेनिंग जो पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करने वाले हैं।